इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि झरने का पानी बह रहा था, किस तरह कि झरझर कलकल करता हुआ झरने का पानी बह रहा था और झरना झरने के समान झरता और नीचे का हिस्सा फेन से भर जाता, यानी जल्दी से वो नीचे का हिस्सा भर जाता। मछलियों को उल्टी तरफ तैरने की कसरत दिखाने, यानी मछलियाँ कैसे उल्टी दिशा से तैरती हुई दिखाने की सुलझती, दिखने की सुलझती, यानी जैसे मछलियाँ उस पानी का फ्लो है उस गति से आता और मछलियाँ जैसे उस गति से ही तरंगती हुई उलट दिशा से तरंगती हुई दिखाई देती थी। अब यहाँ पे है दक्षिण के जैसे दक्षिण की बात की है, दक्षिण के बरामदे में रेलिंग पकड़कर अवाक होकर देखा करता था। कौन? रविंद्रनाथ जी, कि वो रेलिंग पकड़कर अवाक होकर ये जैसे देख रहे थे ये दृश्य। आखिरकार उस तालाब का काल भी आ पहुंचा। काल यानी जैसे अंत, समय। तो उसका तालाब का क्या हो चुका था? काल आ चुका था और उसमें गाड़ियों में भर भर कर गंदगी डाली जाने लगी, यानी गाड़ियाँ भर भर कर उसमें क्या होने लगा? अब उस गाड़ी में उस तालाब में गंदगी डालने लगी, क्योंकि उस तालाब का अंतिम समय आ गया था, काल आ गया था। अब तालाब के पट्टे, अब तालाब के क्या हुए थे? पट्टे ही देहाती हरियाली की छाया वाला वह आईना भी मानो हट गया है। अब जैसे यहाँ पे है तालाब ऐसे था, बहुत स्वच्छ था और वहाँ पे जैसे अब गंदगी आ गई थी, यानी जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमें हमारी सुंदरता दिखाई देती है, पारदर्शकता दिखाई देती है, वैसे ही अब इस पानी में कैसे है छाया वाला वह आईना मानो हट गया था, यानी जो पानी के सामने हम खड़े रहे तो दृश्य दिखाई देता है या हमारी परछाई दिखाई देती है, तो वो अब नहीं दिखाई देने वाली थी, क्योंकि वो आईना क्या है? गंदगी से भर गया था, यानी वो पानी, तालाब का पानी गंदगी से भर चुका था। मेरी उम्र, यानी रविंद्रनाथ जी की उम्र इन दिनों 7-8 साल की होंगी। रविंद्रनाथ जी कितने साल के थे? 7-8 साल के होंगे। इस संसार के किसी जरूर काम यानी कोई भी ज़रूरी काम में मेरा कोई हाथ नहीं था, यानी वो कितने साल के थे? 7-8 साल के थे। और इस संसार में, इस जगत में जो भी काम हो रहे थे उसमें रविंद्रनाथ जी का कोई भी हाथ नहीं था, क्योंकि वो छोटे थे। उन दिनों हमारा घर आदमियों से भरा था, यानी रविंद्रनाथ जी का घर उन दिनों में क्या रहता था? आदमियों से भरा हुआ। कितने अपने कितने पराए, कुछ ठीक से कह नहीं सकते। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि इसमें से कितने अपने लोग हैं, कितने पराए हैं, ये मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकता। परिवार के अलग अलग महकर्मों, यानी महकर्मों है, यानी यहाँ पे है जो नौकरों में नौकर है, नौकरानी है, का शोर बराबर मचा रहता था, यानी अलग अलग यहाँ पे क्या रहते थे? अलग अलग लोग रहते थे, कुछ घर के, कुछ बाहर के, और कुछ कुछ बता भी नहीं सकते, ऐसे अलग अलग तो लोग रहा करते थे। साथ में नौकरों का, नौकरानियों का शोरगुल मचा रहता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे और उस समय में रविंद्रनाथ जी का एज, यानी उम्र बहुत कम थी। ऐसी उम्र में ये सब कुछ वो बता रहे हैं कि आना जाना लोगों का लगा रहता था उस समय में। इतना, यानी जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको जो सरदार, यानी इनका जैसे यहाँ पे है, इनका जो सरदार था उनका नाम था ब्रजेश्वर। तो जैसे इन नौकरों का शोरगुल मचा रहता था और इनका जो सरदार था ब्रजेश्वर, सिर और मूछों के बाल गंगा जमुनी, जैसे गंगा और जमुनी मुंह के ऊपर, जैसे इनकी जैसे वो बाल थे बहुत बड़े बड़े थे और उनके जैसे गंगा जमुना की जैसे उनके बाल जैसे झूलती हुई सुर्खी झुरिया, गंभीर मिजाज, यानी उनका वर्णन यहाँ पे बताया है सरदार का, ब्रजेश्वर का। तो सुना था गांव की पाठशाला में वह गुरु गिरी का काम
कौन? वो सरदार गुरुगिरी का काम कर चुका था पाठशालाओं में, क्योंकि अब उनका वर्णन बताया है कि सिर पर और मूंछों पे उनके बाल, चेहरे पे सुर्खियाँ पड़ी हुई, गंभीर मिजाज, और सुनाना यानी सुनने में ऐसे थे कि ऐसा भी सुना था उन्होंने रविंद्रनाथ जी ने कि ये पाठशाला की गांव की पाठशाला में गुरुगिरी का काम कर चुके थे। अब जैसे उस समय में रविंद्रनाथ जी छोटे थे और ये सब कुछ वो सुन रहे थे। अब जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं वह गुरुआनी चाल और बोली उसके पास अंत तक बनी रही। यानी जो बोली है उनकी, गुरुगिरी यानी पढ़ाने का काम करते थे, और जैसे यहाँ पे बताया है गुरुगिरी यानी पढ़ाने का काम करते, साथ में वो गुरु आनी, जैसे वो उनमें ये बात थी और उनकी वो चाल और उसके बोली उनमें वो अंत तक रही, जब तक वो जिंदा थे तब तक ये बात उनमें रही। अब बाबू लोग बैठे हैं, ऐसा न कहकर वह कहता प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी बोली ऐसी थी उनकी कि एकदम कनखर बोली थी, और बाबू लोग जो बैठे रहते थे तो ऐसा न कहकर वह कहा करता था कि प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी बाबू लोग बैठे हैं ऐसा न बोलते हुए जैसे सामने वाले को बताते समय वो ऐसे न बताते कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बैठे हैं ऐसे। तो सुनकर मालिक लोग आपस में हंसा करते। इन्हें यहाँ पे बताया गया है बाबू लोग बैठा करते थे, ऐसा न कहकर वो क्या कहता कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसलिए मालिक लोग क्या होते थे उस पे हंस पड़ते थे। ऐसा कौन था? जो यहाँ पर ब्रजेश्वर है उसका परिचय दिया है कि ब्रजेश्वर कैसा था। साथ में जैसे चाल चलन में कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है, इसे वह एक खास, जैसे यहाँ पे किसका चाल चलन कैसा है, कैसी बातें हैं, कैसे हाव भाव है, कैसा इंसान है, वो जैसे लफ्ज़ों में जैसे बताया करता था। इधर अब देखो उसकी गर्दन भी कुछ टेढ़ी थी, इससे उसकी बात करने की इससे उसकी जो बात करने की इज्जत भी और बढ़ जाती थी। तो ऐसा वो इंसान कौन था? ब्रजेश्वर के बारे में ही यहाँ पे बताया जाता था। आगे, किंतु इन सारी बातों के होते हुए भी उसकी गुरुगिरी में एक द्वेष था। द्वेष यानी जैसे यहाँ पे द्वेष का मतलब यानी गुस्सा भी होता है, यहाँ पे द्वेष नहीं आया है, दोष आया है। साथ में आपको जो वर्ड्स बता रही हूँ वो ध्यान से देखने हैं। गुरुगिरी यानी जैसे वो पढ़ाने के कार्य करता था, इसके पहले पढ़ाने का काम करता था। दोष यानी जैसे अवगुण, उसमें जो अवगुण दिखाई देते थे वो अवगुण। अब यहाँ पे द्वेष आता तो द्वेष यानी गुस्सा, यहाँ पे दोष आया है, दोष यानी अवगुण। द्वेष यानी गुस्सा, ये पर्यायवाची वर्ड्स में आएगा। दोष यानी जैसे अवगुण, ये भी जैसे अब दोष ये समानार्थी शब्द में भी आएगा और पर्यायवाची शब्द में भी आएगा, साथ में ये विलोम शब्द में भी आएगा। तो ऐसे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में जो आपके लेसन के पीछे के क्वेश्चन आंसर है या फिलिंग द ब्लैंक्स है या विलोम शब्द है वही आएंगे। लेसन में जो वर्ड्स आ रहे हैं उससे भी रिलेटेड वर्ड्स डाल सकती हो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द में। तो उसको आपको जो नया शब्द आपको दिख रहा है तो वो आपको अंडरलाइन करके रखना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे ये ब्रजेश्वर है, ब्रजेश्वर के बारे में जैसे बताया गया था कि उसमें गुरुगिरी में एक जो पढ़ाने के समय में उसमें एक दोष था।